नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत के नक्शे पर जो ये नीली लकीरें दिखाई देती हैं, वो सिर्फ नदियां नहीं हैं, बल्कि हमारी सभ्यता, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी संस्कृति की जीवन रेखाएं हैं। आज हम इन्हीं जीवन रेखाओं को, यानी भारत के अपवाह तंत्र को गहराई से समझने की एक यात्रा पर निकलेंगे। ये एक ऐसा विषय है जो भूगोल की हमारी समझ को एक नई दिशा देगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भूगोल के सेक्शन में नदियों से जुड़े सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं, कभी किसी नदी के उद्गम के बारे में तो कभी उसकी सहायक नदियों के बारे में। लेकिन इसका महत्व सिर्फ परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। असल दुनिया में हमारी कृषि का पूरा आधार इन्हीं नदियों पर टिका है। हमारे बड़े बड़े शहर इन्हीं के किनारे बसे हुए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को ऊर्जा भी इन्हीं से मिलती है। हमारी संस्कृति और हमारे त्योहार भी तो इन्हीं नदियों से जुड़े हैं। इसीलिए इस पूरे विश्लेषण में हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। नदियों का उद्गम कहां से होता है, उनकी सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं और उनसे जुड़े मुख्य विवाद और परियोजनाएं क्या हैं। तो चलिए सिंधु, गंगा और गोदावरी जैसी विशाल नदियों की कहानी में उतरने से पहले एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की नदी प्रणालियों की मूल संरचना, मतलब इनका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। अब सवाल ये उठता है कि भारत में तो सैकड़ों नदियां हैं, इन्हें हम एक व्यवस्थित तरीके से कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने के लिए भूगोलवेत्ताओं ने इन्हें किस आधार पर बांटा है, यही वर्गीकरण हमारी समझ का पहला और सबसे जरूरी कदम होगा। तो आइए अब भारत की नदियों के सबसे मौलिक वर्गीकरण को समझते हैं। ये क्लासिफिकेशन इतना जरूरी है कि अगर आपने इसे एक बार अच्छे से समझ लिया तो भारत के पूरे ड्रेनेज सिस्टम का एक साफ खाका आपके दिमाग में बन जाएगा। तो जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर 2 मुख्य समूहों में बांटते हैं। पहला है हिमालयी नदियां। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये हिमालय से निकलती हैं। इनका स्रोत दोहरा होता है, एक तो ग्लेशियर से पिघलने वाली बर्फ और दूसरा मानसून की बारिश। इसी दोहरे स्रोत के कारण ये नदियां 12 यानी पेरेनियल होती हैं। मतलब इनमें साल के 365 दिन पानी बहता रहता है, जो इन्हें सिंचाई और नौकायन के लिए बहुत उपयोगी बनाता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अब आते हैं दूसरे समूह पर, प्रायद्वीपीय नदियां। ये दक्षिण भारत की नदियां हैं और इनका स्रोत केवल और केवल वर्षा पर निर्भर है। ये रेनफेड होती हैं। यही वजह है कि ये मौसमी यानी सीजनल होती हैं। बारिश के मौसम में ये उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मियों में इनका जल स्तर काफ़ी कम हो जाता है और कुछ छोटी नदियां तो सूख भी जाती हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इसी समूह में आती हैं। ये सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण अंतर है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अपनी यात्रा उत्तर से शुरू करते हैं और पहले समूह यानी हिमालय से निकलने वाली शक्तिशाली नदियों के तंत्र को विस्तार से समझते हैं। इन्हें उत्तर की जीवन रेखाएं भी कहा जाता है। हिमालयी नदियों में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी नदी की जिसके नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, सिंधु नदी या इंडस रिवर। इसका उद्गम स्थल देखिए, ये तिब्बत में पवित्र मानसरोवर झील के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई करीब 2880 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। भारत में इसका प्रवाह क्षेत्र लगभग 1114 किलोमीटर का है, लेकिन इसकी असली पहचान है इसके ऐतिहासिक महत्व से। सोचिए, आज से हजारों साल पहले दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता इसी नदी के किनारे फली फूली थी। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीती जागती गवाह है। अब सिंधु नदी की विशालता का एक और पहलू देखते हैं। ये अकेले नहीं बहती, बल्कि इसकी शक्ति का स्रोत हैं इसकी 5 शक्तिशाली सहायक नदियां। इन्हें एक साथ पंजनद कहा जाता है। पंच का मतलब है 5 और नद का मतलब है नदी। ये 5 नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये पांचों नदियां मिलकर उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जीवन देती हैं और इस क्षेत्र को बेहद उपजाऊ बनाती हैं। अब यहाँ एक एग्जाम ट्रैप पर ध्यान दीजिए, जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। सवाल आता है कि पंजनद में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं या इनमें से कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो इन पांचों के नाम याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं उस नदी पर जिसे भारत में सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि मां का दर्जा प्राप्त है, गंगा नदी तंत्र।
इसकी यात्रा बहुत ही दिव्य है। इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां से ये भागीरथी के नाम से अपनी यात्रा शुरू करती है। आगे चलकर देवप्रयाग नाम के पवित्र स्थान पर जब भागीरथी का संगम अलकनंदा से होता है, तब इन दोनों की मिली हुई धारा गंगा कहलाती है। ये दृश्य अपने आप में अद्भुत है। लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये पूरी तरह से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसका महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था और संस्कृति का केंद्र है। ये हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी है और इसे भारत की राष्ट्रीय नदी का सम्मान भी मिला हुआ है। एक विशाल नदी का तंत्र उसकी सहायक नदियों से ही बनता है और गंगा का तंत्र तो बहुत ही समृद्ध है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। दाहिने किनारे यानी राइट बैंक से मिलने वाली नदियां और बाएं किनारे यानी लेफ्ट बैंक से मिलने वाली नदियां। दाहिने किनारे से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी है यमुना, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा सोन नदी भी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो दाहिने किनारे से मिलती है और प्रायद्वीपीय पठार से निकल कर आती है। अब बाएं किनारे की बात करें तो यहाँ हिमालय से आने वाली कई नदियां हैं, जैसे रामगंगा, घाघरा, गंडक और कोसी। ये नदियां अपने साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के विशाल मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इन नदियों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। हिमालयी नदियों की हमारी त्रिमूर्ति की तीसरी और सबसे शक्तिशाली नदी है ब्रह्मपुत्रा। इसका उद्गम भी सिंधु और सतलज की तरह ही तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। लगभग 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ये भारत की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। भारत में ये लगभग 916 किलोमीटर बहती है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है इसका विशाल आकार। जब ये असम के मैदानों में प्रवेश करती है तो इसका पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि ये एक बहते हुए समुद्र की तरह लगती है। इसी विशालता के कारण ये अपने बीच में एक द्वीप का निर्माण करती है जिसे माजुली कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये बात याद रखने वाली है। ये एक सच्ची अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो 3 देशों तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। अब आते हैं एक ऐसे तथ्य पर जो परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। एक नदी अनेक नाम। ब्रह्मपुत्र नदी की ये विशेषता इसे बहुत खास बनाती है। तो चलिए इसकी यात्रा के साथ साथ इसके बदलते नामों को समझते हैं। जब ये तिब्बत में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। फिर ये एक बहुत ही तीखा मोड़ लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसका नाम बदलकर दिहांग हो जाता है। जब ये असम के मैदानों में पहुंचती है तब इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है। यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। भारत से निकलकर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। ध्यान रहे, ये भारत की यमुना नहीं है। बांग्लादेश में ही जब ये जमुना आगे बढ़कर गंगा, जिसे वहाँ पद्मा कहते हैं, से मिलती है तो इनकी संयुक्त धारा मेघना कहलाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये सभी नाम परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमने 3 प्रमुख हिमालयी नदी तंत्रों को देखा। एक संक्षिप्त सारांश के तौर पर सिंधु पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलती है, जबकि गंगा और ब्रह्मपुत्र पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अब इनकी प्रकृति से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक तथ्य समझते हैं। ये नदियां पूर्ववर्ती या एंटीसीडेंट कहलाती हैं। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि ये नदियां तब से बह रही हैं जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था। कल्पना कीजिए, एक नदी बह रही है और उसके रास्ते में जमीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। वो नदी इतनी शक्तिशाली है कि वो उस उठती हुई जमीन को लगातार काटती रहती है और अपना रास्ता नहीं बदलती। ठीक यही इन नदियों ने किया। जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया, इन नदियों ने उसे आरी की तरह काटकर अपना रास्ता बनाए रखा, जिससे आज हमें गहरी खड़ी दीवारों वाली घाटियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें गॉर्ज कहते हैं। हिमालय की शक्तिशाली और युवा नदियों को समझने के बाद चलिए अब भारत के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं और यहाँ की प्राचीन और शांत नदियों को, यानी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को समझते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इन्हें हिमालयी नदियों से बिल्कुल अलग बनाती हैं।
जैसा हमने पहले भी समझा, ये पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर हैं, यानी ये रेन फेड हैं, इसलिए ये मौसमी होती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था या ओल्ड स्टेज में हैं। इसका मतलब है कि ये लाखों सालों से बह रही हैं और इन्होंने अपनी घाटियों को काटकर चौड़ा और उथला बना दिया है। यही कारण है कि इनमें हिमालयी नदियों जैसी विनाशकारी बाढ़ कम आती है। इनमें से ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में हमारी पहली महत्वपूर्ण नदी है महानदी। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ियों से होता है। लगभग 890 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका बेसिन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला है, जहां ये इन राज्यों के लिए किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। इस पर बना हीराकुंड बांध एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि ये भारत का सबसे लंबा बांध है। इस नदी का डेल्टा क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी के कारण धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी गोदावरी की। इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इसकी विशालता और सांस्कृतिक महत्व के कारण ही इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में प्राणिता, इंद्रावती और मंजीरा शामिल हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है, क्योंकि नासिक में पवित्र कुंभ का मेला इसी नदी के तट पर आयोजित होता है और प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं स्थित है। हमारी अगली महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। इसका उद्गम भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास से होता है। लगभग 1290 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से होकर बहती है और इन सभी राज्यों की कृषि और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इस पर बना नागार्जुन सागर बांध एक विशाल बहुउद्देश्य परियोजना है, जो सिंचाई और बिजली उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, भीमा और घाटप्रभा का नाम आता है, जो खुद भी बड़ी नदियां हैं। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। इसका उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित तलकावेरी से होता है। इसकी लंबाई लगभग 750 किलोमीटर है। हालांकि ये बहुत लंबी नदी नहीं है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसकी एक खास विशेषता है कि इसके डेल्टा क्षेत्र को दक्षिण भारत का धान का कटोरा या राइस बोल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ये नदी अपने जल बंटवारे को लेकर भी चर्चा में रहती है और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसके पानी को लेकर एक लंबा और संवेदनशील विवाद रहा है। सांस्कृतिक रूप से भी यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर और तीर्थस्थल बसे हुए हैं। तो अब तक हमने दोनों प्रमुख नदी प्रणालियों, हिमालयी और प्रायद्वीपीय, को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन दोनों की एक साथ तुलना करते हैं, इनके समग्र महत्व को समझते हैं और आज के समय में ये किन चुनौतियों का सामना कर रही हैं, उन पर भी एक नजर डालते हैं। यह स्लाइड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों नदी प्रणालियों के अंतर को एक ही जगह पर साफ साफ बताती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पहला आधार है स्रोत। हिमालयी नदियों का स्रोत ग्लेशियर और वर्षा दोनों हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सिर्फ वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा है प्रवाह। इसी वजह से हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी हैं। अब तीसरा और सबसे दिलचस्प अंतर है प्रकृति। हिमालयी नदियां युवा अवस्था में हैं। ये पहाड़ों से तेजी से उतरती हैं और गहरी वी आकार की घाटियां बनाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ अवस्था में हैं। इनका ढलान कम है और ये चौड़ी, उथली यू आकार की घाटियां बनाती हैं। और अंत में उपयोग। हिमालयी नदियों का उपयोग सिंचाई और नौकायन के लिए ज्यादा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए ज्यादा होता है। हमारी नदियों का आर्थिक महत्व कितना गहरा है, इसे इन 4 बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खाद्य सुरक्षा इन्हीं नदियों पर निर्भर है। देश का ज्यादातर चावल और गेहूं इन्हीं नदी घाटियों में उगाया जाता है। दूसरा जल विद्युत।
भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर जैसे विशाल बांध इन नदियों की शक्ति को बिजली में बदलते हैं, जो हमारे उद्योगों और घरों को रोशन करती है। तीसरा, परिवहन। प्राचीन काल से ही ये नदियां व्यापार का मार्ग रही हैं और आज भी गंगा जैसी नदियों पर राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवेज विकसित किए जा रहे हैं। और चौथा, मत्स्य पालन। विशेषकर डेल्टा क्षेत्रों में ये लाखों लोगों की आजीविका का सीधा साधन है। नदियों का महत्व सिर्फ पैसों या अर्थव्यवस्था से नहीं आंका जा सकता। इनका हमारी संस्कृति से एक अटूट रिश्ता है। सबसे पहले पवित्रता। गंगा जैसी नदियों को मां का दर्जा दिया गया है और ये माना जाता है कि इनमें स्नान करने से मोक्ष मिलता है। फिर है तीर्थ स्थल। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, नासिक जैसे हमारे अनगिनत पवित्र स्थान इन्हीं नदियों के किनारे बसे हैं। पर्व। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा कुंभ मेला गंगा और गोदावरी जैसी नदियों के तट पर ही मनाया जाता है। और सभ्यता का पालना, जैसा हमने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता तक भारत की महान सभ्यताओं का विकास इन्हीं नदियों के किनारे हुआ। लेकिन ये एक दुखद सच्चाई है कि हमारी ये जीवन रेखाएं आज गंभीर संकट में हैं। इनके सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे प्रमुख है प्रदूषण। शहरों और उद्योगों का कचरा बिना सोचे समझे इनमें बहाया जा रहा है, जिससे ये जहरीली होती जा रही हैं। दूसरा है अंतर्राज्यीय विवाद। जैसे हमने कावेरी के बारे में बात की, पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा है। तीसरा है बाढ़ और सूखा। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं विनाशकारी बाढ़ आ रही है तो कहीं नदियां सूख रही हैं। और चौथा है अत्यधिक दोहन। कृषि और उद्योगों के लिए इतना ज्यादा पानी निकाला जा रहा है कि कई नदियां समुद्र तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। इन गंभीर चुनौतियों के बीच उम्मीद की किरण भी है। इन नदियों को बचाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नमामि गंगे मिशन, जो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और उसके संरक्षण का एक व्यापक राष्ट्रीय मिशन है। दूसरा है नदी जोड़ो परियोजना। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में पानी पहुंचाना है जहां कमी है और साथ ही बाढ़ को नियंत्रित करना है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे तरीकों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भूजल स्तर बढ़े और नदियों पर दबाव कम हो। इन प्रयासों की सफलता हम सबकी भागीदारी पर निर्भर करती है। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो सीधे तौर पर आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए है। ये एक तरीका का क्विक रिवीजन है जिसमें हम उन तथ्यों पर ध्यान देंगे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं और इन्हें अच्छे से याद कर लेते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये असम में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दक्षिण गंगा, ये उपनाम गोदावरी नदी को उसकी विशालता के कारण दिया गया है। हीराकुंड बांध, ये महानदी पर ओडिशा में है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, सबसे ऊंचा नहीं, सबसे लंबा। नागार्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर है जो एक प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजना है। और अंत में ये बहुत महत्वपूर्ण है, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां पूर्व की ओर नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा की जगह एस्चुअरी बनाती हैं। ये एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। तो भारत की इन जीवन रेखाओं को इतनी गहराई से समझने के बाद अब एक सवाल सोचने के लिए है, किस नदी की यात्रा उसके उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक उसके बदलते रूपों और उसके महत्व को देखते हुए आपको सबसे ज्यादा आकर्षक लगती है और ऐसा क्यों है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।